जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो हमारा टॉपिक लास्ट हमने देखा था वो था ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें कि हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से कर लिए थे। और आपसे गुजारिश है कि गेट और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्लस अपना जो सिलेबस है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए PYQ जितना आपने पढ़ा है। फिर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, अगर कोई डाउट होगा तो उस समय क्लियर कर लिया जाएगा, या आपका कोई एडवांस डाउट है तो आप मेल सेक्शन में या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे आगे बढ़ते हैं और वो था ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, जैसे आपको बताएं सिर्फ वैसे करते चलिएगा और उसी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जब एक ही थ्योरी को दो तीन जगह से पढ़ेंगे ना तो कहीं से भी आप क्वेश्चन करेंगे गलत हो जाएगा। सिर्फ एक बुक को रखिए और उसी को कंटिन्यू कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार एक ही थ्योरी को कई बार पढ़िए और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए एक नई थ्योरी निकाल रहे हैं, ठीक है। जो मैंने किया वही आपको मैं बता रहा हूँ। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? अभी तक हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा जिसमें 2 वाइंडिंग थी, इसको बोलते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक थी प्राइमरी साइड और दूसरी थी सेकेंडरी साइड, या एक थी LV दूसरी थी HV। जब ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग हो, कुछ इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ओनली वन वाइंडिंग, पूरा लिखिएगा, हम शॉर्टकट में WDG लिख रहे हैं वाइंडिंग को, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको यहां पर समझनी है। इधर से इधर गए तो क्यों गए, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, या ऐसा क्या इसका डिसएडवांटेज था, या ऐसा क्या इसका एडवांटेज है, या क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या इसका एडवांटेज है, वो सारी कहानी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी वाइंडिंग को हमने क्या किया, इसके सीरीज में जोड़ दिया। चाहे आप इधर से इधर सीरीज में जोड़िए या इसको उठाकर इधर लाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर का वही रहेगा। ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। एक में हम सप्लाई देंगे, दूसरे में हमें सप्लाई मिलेगी, ठीक। और इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ये सिंबल है बीच में 2 लाइन, ये कोर का होता है। क्या यहां पर कोर नहीं है? लेकिन एक ही वाइंडिंग की वजह से कोर को यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। वाइंडिंग एक ही है, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये वाली वाइंडिंग को हम इसी के आगे इधर लगा दिए और कुछ नहीं किए। अब कुछ चीजें आपको समझनी है, मैं इसको नॉमेनक्लेचर दे देता हूं। इसको दे देता हूं VH, हाई वोल्टेज, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है यहां पर टोटल में। इसको मैं नाम दे देता हूं VL। यहां पर करंट दे देता हूं IH। इनके टर्मिनल के नाम लिख देता हूं A, B और C, ठीक है। यहां पर मैं करंट दे देता हूं IL, LV साइड। अब एक बात समझ करके बताइए, इसकी भी KVA रेटिंग होती है, इसकी भी KVA रेटिंग होती है, और KVA रेटिंग को मैं किससे, KVA कहिए या VA रेटिंग कहिए, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर, यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां का वोल्टेज बड़ा है, इससे बड़ा है ना VL से तो ग्रेटर ही है, तो H मतलब यहां का अगर वोल्टेज बड़ा है तो यहां की करंट इस करंट से हमेशा छोटी होगी, मैग्नीट्यूड में कम होगी। होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि VA रेटिंग फिक्स है, जहां का वोल्टेज बड़ा होगा वहां का करंट छोटा होगा मैग्नीट्यूड में। अब अगर आपसे पूछे कोई कि इस वाइंडिंग में करंट कैसी होगी, जैसे IH तो इधर फ्लो हो गई, ऐसे आ गई, IL इधर चली गई, तो आप ये मत कहिएगा कि इस वाइंडिंग में करंट डाउनवर्ड होगी। क्यों? आप यहां पर KCL मत लगा दीजिएगा, यहां पर KCL लगाना है लेकिन करंट की डायरेक्शन रिवर्स रखनी है। क्या लिखेंगे यहां पर करंट डायरेक्शन? IL माइनस IH। क्यों किया ऐसा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये
करंट है, ये एक करंट है, दोनों मिल करके इधर जाएंगी और IL का मैग्नीट्यूड हमेशा IS से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों किए हम? समझने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि करंट इधर जाएगी या इधर जाएगी। और दूसरा, और मैं एक समझाने का तरीका ये हुआ कि करंट कैसे फ्लो होगी। दूसरा क्या था कि यहाँ का एम्पियर टर्न और यहाँ का एम्पियर टर्न क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और उनका जो नेट होता है वो क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था ना कि जितना करंट यहाँ पर एमएमएफ और यहाँ का एमएम, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एम्पियर टर्न जिसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल तभी करेंगे जब उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट। ये करंट नीचे आएगी, ये करंट ऊपर जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट करंट है, तभी यहाँ के टर्न और यहाँ के टर्न क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस करंट का मैं नाम दे देता हूं आई। आई क्या है, IL माइनस IH। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ध्यान रखने का दो तरीका है। एक तो एम्पियर टर्न एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब एमएमएफ इसका और इसका एमएमएफ एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये क्या है, ये ABA है और BCA है। अगर मैं टू वाइंडिंग की तरफ देखूं तो यह है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और यह है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग दोनों में कॉमन होती है उसको बोलते हैं कॉमन वाइंडिंग। इनका नॉमेनक्लेचर ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो वाइंडिंग कॉमन नहीं होती उसको बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग। ठीक, तो एक तरीका हुआ करंट निकालने का कि एमएमएफ या एम्पियर टर्न एक दूसरे वाइंडिंग को कैंसिल आउट करते हैं। तो तभी कैंसिल करेंगे जब यहाँ का क्या हो जाएगा, करंट एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो IH इधर आया और IL माइनस IH इधर गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, KCL अप्लाई कर दीजिए तो IL बाहर निकलेगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि करंट जब यहाँ पर आकर के मिलेगी तभी यहाँ पर जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो पहली वाली करंट से ज्यादा होगा। VH ज्यादा है तो IH हमेशा IL से कम होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग में वोल्टेज अगर स्टेप अप है तो करंट वहां पर क्या होगी, स्टेप डाउन होगी। होगी नहीं होगी? तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगे, इस वजह से आपको बता रहे हैं करंट की डायरेक्शन। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स मैं मान लेता हूँ, TH मान लीजिए या NH मान लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का मैं नंबर ऑफ टर्न्स मान लेता हूँ TL। TL क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन LV साइड। TH क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन HV साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखिए, यहां पर दो रेशियो होते हैं। एक होता है सर्किट वोल्टेज रेशियो, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान में रखिएगा इनको। अगर इनको आपने गलती किया तो समझ जाइए पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर का आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। रेशियो दो होते हैं, एक सर्किट वोल्टेज रेशियो, दूसरा होता है वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो। सर्किट वोल्टेज रेशियो क्या होता है, हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या सर्किट वोल्टेज रेशियो। फिर से सुनिए, हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम नहीं लिया। चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, हमेशा आपको हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज लेना है। दैट इज नोन एज, ए का मतलब स्मॉल ए का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ए का मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का, और VH हमेशा VL से बड़ा होगा। इसका मतलब यहां पर लिख लीजिएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगा लीजिएगा यहां पर। हमने प्राइमरी सेकेंडरी से नहीं पढ़ा, ना आपको पढ़ना है। जैसे बता रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज सर्किट वोल्टेज रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज। ठीक, वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो होता है, देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग ये थी, दूसरी ये थी, इसी को मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर में बदला, तो प्राइमरी वाइंडिंग ये हुई, सेकेंडरी वाइंडिंग ये हुई, तो इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसका वोल्टेज, इस वाइंडिंग का वोल्टेज डिवाइडेड बाई इस वाइंडिंग का वोल्टेज, ये होता है वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो। वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो मतलब वी ए बी डिवाइडेड बाई वी बी सी इज नोन एज वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो वही है जो आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं वोल्टेज रेशियो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कर सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग का करना है, पूरे का नहीं। प्राइमरी पूरा है, पूरे का नहीं। सीरीज डिवाइडेड बाई कॉमन, यही तो है ना, ये सीरीज है, सीरीज वाइंडिंग का, और ये है कॉमन वाइंडिंग का। ठीक, कहानी समझ में आ गई? अब अगर मैं एमएमएफ टर्न का जरा डिफिनीशन लगाता हूं कि यहां के एमएमएफ टर्न, एम्पियर टर्न, यहां के एम्पियर टर्न को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां का एम्पियर टर्न क्या है? यहां का करंट और यहां का टर्न, टर्न कितना है? टीएच टोटल है और टीएल ये है, तो टीएच माइनस टीएल यहां का टर्न हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? एमएमएफ या एम्पियर टर्न इन वाइंडिंग ए बी इज इक्वल टू एम्पियर टर्न इन वाइंडिंग बी सी। ए बी का एम्पियर टर्न कितना है? वहां की करंट और वहां का एम्पियर, वो सॉरी टर्न, टी एच माइनस टी एल। यहां पर करंट कितनी है? आई, और यहां पर टर्न कितना है? टी एल। तो यहां से क्या मिला? आई एल बाई आई एच इज इक्वल टू आई बाई आई एच इज इक्वल टू टी एच बाई टी एल माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि वी एच बाई वी एल कैपिटल ए है, तो इसी को मैं टी एच बाई टी एल भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? टी का मतलब टर्न्स, जैसे आप एन एच, एन वन, एन टू ये सब लिखते थे। एच का मतलब हाई वोल्टेज, एल का मतलब लो वोल्टेज। तो ये क्या है? ए ए। ये क्या है? आई बाई आई एच। आई क्या है? नीचे वाला कॉमन वाइंडिंग मेटर, वो करंट, और आई एच क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग में करंट। ये यहां पर वीबीसी की जगह करंट कितनी है? आईबीसी, उसको लिखना है आई, और वीएबी की जगह करंट क्या है? वीएबी। एबी वाले में करंट क्या है? आईएच। यही तो है ना? हम्म। तो यहां पर क्या निकला? ये क्या बता रहा है? ए इज इक्वल टू ए ए माइनस 1, है या नहीं? ये ए क्या है? ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, रेशियो ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहां से आपको निकल कर आएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, और यहां से भी आप याद रखिएगा क्या, कि ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा एक से बड़ा होता है, या ये कहिए ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो से हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि उसमें 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? अगर ये बड़ा आ रहा है तो इसका क्या एडवांटेज है, वो आपको देखना है। अगर मैं वीए रेटिंग की बात करूं, तो वीए रेटिंग ऑफ
ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाई VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 2W का मतलब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूं तो जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, V1 I1 V2 I2। तो अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूं तो यहाँ का लो वोल्टेज और लो वोल्टेज लोअर LV साइड का वोल्टेज, LV साइड का करंट डिवाइडेड बाई, अगर मैं टू वाइंडिंग की बात करूंगा तो टू वाइंडिंग में आपको अलग अलग देखना है। टू वाइंडिंग में यहां का वोल्टेज और यहां की करंट, क्योंकि प्राइमरी ये हो गई, सेकेंडरी ये हो गई, टू वाइंडिंग की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो वहां का वोल्टेज कितना है, VL, और करंट वहां पर कितनी है, I की वैल्यू क्या है, VL से VL कैंसिल, IL बाई I। IL की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू क्या है, वहां पर KCL लगा है, देखिए IL इज इक्वल टू IL माइनस IH, तो IL इज इक्वल टू क्या मिला, I प्लस IH। तो VA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू, यहां पर रखिए I प्लस IH, तो 1 प्लस IH बाई I इंटू VA ऑफ टू वाइंडिंग। तो यहां से क्या मिला, VA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 प्लस IH बाई I आप निकाल चुके हैं, 1 अपान IH बाई I यहां से निकालिए, TL अपान TH माइनस TL, TL से भाग दे दीजिए ऊपर नीचे, तो 1 अपान VA ऑफ टू वाइंडिंग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, AA डिवाइडेड बाई AA माइनस 1। ये आपका क्या है, VA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू VA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू AA डिवाइडेड बाई AA माइनस 1, जहां पर AA क्या है, VH बाई BL, बस यही आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि AA की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि VA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ग्रेटर देन VA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सेम कैपेसिटी। अगर सेम कैपेसिटी के हैं तो अगर मैं उसको टू वाइंडिंग को मैं ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलूंगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हमेशा VA रेटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी टू वाइंडिंग से, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होता है, VA। इसका मतलब ये हुआ कि टू वाइंडिंग को जब भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, हाइयर रेटिंग का, हाइयर रेटिंग कैपेसिटी का ऑटो ट्रांसफार्मर मिलेगा, ठीक। मटेरियल सेविंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपको फार्मूले याद में रखने हैं, आप उनको साइड में नोट करते चलिएगा। मटेरियल देखिए, ट्रांसफार्मर को बनाने में जो मटेरियल लगता है वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया, एंड लेंथ, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स,
तो नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ पर डिपेंड कर गए, और क्रॉस सेक्शन कौन डिसाइड करेगा? करंट। तो किसी भी मशीन के बनने में जो मटेरियल लगता है, मटेरियल मतलब कॉपर, वो उसके एम्पियर टर्न से डिसाइड होता है। और एम्पियर टर्न क्या होता है? MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, N इंटू आई। तो एम्पियर टर्न से डिसाइड होता है। अब अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का एम्पियर टर्न लिखूं, हाँ, वेट ऑफ मटेरियल, W का मतलब वेट ऑफ मटेरियल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मटेरियल इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। W का मतलब वेट ऑफ मटेरियल, वेट ऑफ मटेरियल, ठीक। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का मैं एक बार फिर से फिगर बना दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये था IH, इधर निकल रहा था IL, यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे TH, और इधर का नंबर ऑफ टर्न्स था वो था TL, ठीक। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न, यहां का एम्पियर टर्न और यहां का एम्पियर टर्न, यही तो होगा ना। तो IH यहां पर टर्न कितना हुआ? TH माइनस TL, प्लस यहां पर TL, और करंट कितनी है यहां पर? IL माइनस IH डिवाइडेड बाई टू वाइंडिंग। अगर ट्रांसफार्मर होता तो मैं क्या लिखता? VHIH प्लस VLIL। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपने ये पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग इक्वल होती है V इंटू आई, चाहे HV साइड से निकाले चाहे LV साइड से। ओ सॉरी, एम्पियर टर्न लिखना है, IH TH प्लस IL TL, ठीक। तो एम्पियर टर्न इक्वल कर दीजिए, IH TH इज इक्वल टू IL TL। तो देखिए यहां पर IH TH माइनस IH TL प्लस IL TL माइनस IH TL डिवाइडेड बाई IH TH प्लस IL TL, ठीक। तो ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, तो इनको इनको सम करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पर देखिए 2 IH TL, ये और ये ऐड हो गए, डिवाइडेड बाई 2 IH TH, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या बचेगा? हाँ, IH TH है यहाँ पर, IH भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1 माइनस TL बाई TH। और आपने पढ़ा है ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो TH बाई TL होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई A। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई A, वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सेविंग कितना हुआ? वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर माइनस वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो कितना हुआ? 1 माइनस 1 बाई
ये हो गई सेविंग। अब ध्यान से देखिए, ये तो कंफर्म है कि ए की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक। अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेता हूं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 1/2। 1/2 का मतलब 50%। मतलब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर बनाने में 50 केजी कॉपर लगा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर को बनाने में 25 केजी ही लगेगा। अगर ए की वैल्यू 3 पहुंच गई तो सेविंग कितनी हो गई, 1/3, 33%। अगर ए की वैल्यू 4 हो गई, इसका मतलब सेविंग कितनी हो गई, 25%। तो ट्रांसफार्मर का ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 2 रहे तो ज्यादा अच्छा है, 3 रहे तब भी अच्छा है, 4 रहे तब भी अच्छा है। जनरली 4 से ज्यादा रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उससे जितना हम सेविंग कर पा रहे हैं उससे ज्यादा रिस्क हो जाता है, डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज है वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो जनरली क्या क्या बनाते हैं कि जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 2 या 3 के आसपास हो तो हमारी मटेरियल की सेविंग अच्छी होती है, ठीक है। वीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, वीए रेटिंग, मैंने ये तो बता दिया कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वीए रेटिंग हमेशा 2 वाइंडिंग के वीए रेटिंग से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है वो मैंने बता दिया। यहां पर एक अच्छी बात क्या होती है वो देखिए, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, ध्यान से देखिएगा, इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के बीच में कोई भी आइसोलेशन नहीं है। और एनर्जी ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, ये आपने बचपन से पढ़ रखा है, क्लास 10th से। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये आपने पढ़ रखा है। कन्वेक्शन को ही बोलते हैं, जो आप यहां पर ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, फिजिक्स की भाषा में। कंडक्शन तब होगा जब दो चीजें आपस में टच करेंगी। जैसे आपने गर्म तवा को, रोटी वाले तवा को या गर्म पानी को आपने टच किया तो आपको हाथ में जलन महसूस हुई। क्यों? आपको, क्योंकि आपने क्या किया, टच किया। तो कंडक्शन तब होगा जब दो चीजें आपस में टच करें। कन्वेक्शन तब होता है जब आप टच नहीं करते हैं, जैसे दूर से आग पर हाथ सेक रहे हैं, वो कन्वेक्शन है। हीटर जला दिए, कन्वेक्शन है। इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा जो है उसमें डायरेक्ट टच नहीं करता। जैसे एलपीजी गैस में क्या करते हैं, आप डायरेक्ट भगोने को एलपीजी गैस पर रख देते हैं, चूल्हे पर, तो डायरेक्ट क्या फ्लेम उस पर लग रहा है। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट नहीं लगता, बीच में गैप होता है, उसकी हीट ट्रांसफर होती है, तो वो कन्वेक्शन है। रेडिएशन वो है जैसे बहुत दूर से आ रहा है, जैसे सन, सूरज की गर्मी हमें किसके द्वारा मिल रही है, रेडिएशन के द्वारा मिल रही है। अब यहां पर देखिए, अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर था हमारे पास तो वाइंडिंग एक दूसरे को टच नहीं कर रही थी, तो वहां पर क्या प्रिंसिपल चल रहा था, कन्वेक्शन वाला, म्यूचुअल इंडक्शन वाला। लेकिन यहां पर क्या है, बाइंडिंग का एक पार्ट टच कर रहा है दूसरे को। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पावर ट्रांसफर के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक कंडक्शन और दूसरा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को ही यहां पर बोल देते हैं पावर, वो ट्रांसफार्मर एक्शन। कन्वेक्शन को ही क्या बोल देते हैं, ट्रांसफार्मर एक्शन। ट्रांसफार्मर एक्शन, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो जब भी यहां पर वीए की बात की जाएगी, ये था आई एच और ये था वी एच, ये था ए बी और सी, ये था आई एल, यही था ना। अगर मैं वीए की बात करूं, एस से लिखते हैं वीए रेटिंग, तो एस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू वी एच
इंटू आई एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी एच को मैं क्या लिख दूं? वी ए सी। आई एच को क्या लिख दूं? आई ए बी। लिख सकता हूं? आई एच यहां पर फ्लो हो रही है ए बी तक, ए सी में मत लिख दीजिएगा, ए बी ही लिखिएगा। वी ए सी को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, आई वी ए बी प्लस वी बी सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, इसको ओपन कीजिए, वी ए बी आई ए बी प्लस वी बी सी आई ए बी। अब इसमें से कौन सा कंडक्शन वाला है, कौन सा इंडक्शन वाला है, मतलब कौन सा कंडक्शन वाला है, कौन सा ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा है। तो ट्रांसफार्मर एक्शन में वीए रेटिंग क्या होती है? V1 I1 या V2 I2। कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट एक ही साइड से रिलेट करते हैं। तो अगर VAB यहां पर लिखा है तो IAB करंट होगी, तो ये वाला होगा ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा। इसको बोलते हैं VA ट्रांसफॉर्म्ड या VA फ्रॉम ट्रांसफार्मर एक्शन। जो ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा VA रेटिंग आया वो ये है। और जब एक साइड का वोल्टेज हो, दूसरे साइड की करंट हो, जैसे यहां का वोल्टेज है, करंट यहां की है, या रिवर्स भी हो सकता है, यहां का करंट हो, यहां का वोल्टेज हो, यहां की करंट हो। जब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं तो इसको बोलते हैं VA कंडक्टेड। क्या बोलते हैं? VA कंडक्टेड। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए आप केवल। ठीक, अब फार्मूला लिख लीजिए। VA ऑफ VA ट्रांसफॉर्म्ड, एक्स का मतलब ट्रांस, ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिखा। VA ट्रांसफॉर्म्ड होता है 1 माइनस 1 अपान AA इंटू VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका टोटल में से, रोटेटिंग में से इसको घटा देंगे ट्रांसफॉर्म्ड वाला, तो VA कंडक्टेड आ जाएगा। तो VA कंडक्टेड क्या होता है? 1 अपान AA इंटू VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, या ये कहिए VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड VA प्लस VA कंडक्टेड। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ गई? कैसे निकलता है यहीं से डिराइव कर लीजिए ये फार्मूला। अगर मैं, हाँ, VA कंडक्टेड लिखूं तो VA कंडक्टेड क्या हो जाएगा? एक साइड का वोल्टेज, दूसरे साइड की करंट। तो IH इंटू वहां का वोल्टेज कितना है? VL या VBC, ठीक है। अब क्या कीजिए, IH VL VH से मल्टीप्लाई कर दीजिए और VH से डिवाइड कर दीजिए। तो IH इंटू VH
बन गया VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इनटू VL बाई VH। VL को नीचे लाइएगा तो ये मिल जाएगा ये जो आपका फार्मूला मैंने लिखा। तो कंडक्टेड VA क्या हो जाएगा 1/AA इंटू VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग को अगर मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी पावर ट्रांसफर कर रहा है कंडक्शन के द्वारा। यही इसका एडवांटेज है। एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि कंडक्शन में दो पार्ट टच कर रहे हैं। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज तो है कि आपका VA रेटिंग बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा क्या होता है, क्यों होता है, तो आप ये तो बता देंगे कि जो है उसका फार्मूले से कि AA डिवाइडेड बाई AA-1। तो AA हमेशा एक से ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसका फिजिकल मतलब क्या हुआ, ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर दो तरीके से होता है, कंडक्शन के द्वारा और एक ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा। इसी वजह से ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग हमेशा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होती है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। डिसएडवांटेज क्या है, जब दो पार्ट आपस में टच कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में इंसुलेशन सही है या गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाई वोल्टेज में उसको आप विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इंसुलेशन फेल्योर के चांसेज ज़्यादा रहेंगे, शॉर्ट सर्किट के चांसेज ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। ये आपकी कहानी थी। अब देखिए एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेज क्या है, मटेरियल सेविंग। लेस मटेरियल यूज होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर लॉसेज ज़्यादा होंगी, वो कम होंगी। अपने आप कम हो जाएगी। जब कोर लॉसेज कम होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। चौथी बात, जब आपने एक वाइंडिंग पूरी तरीके से हटा ही दी तो आपका आर लीकेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वो आपका टू वाइंडिंग के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो वापस से इसको पढ़िए, लॉसेज कम हो जाएंगी, लॉसेज कम हो जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये तो एक लूप चला। दूसरा, जब भी आपका लीकेज रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कम होगा तो आपने पढ़ा है कि वोल्टेज रेगुलेशन लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जब ये कम है तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा, और वोल्टेज रेगुलेशन कम है तो बेटर कहते हैं उसको, तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कम होना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा होना खतरनाक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप हीटर ऑन करते ही आपकी घर की सारी लाइटें डिम हो जाएं, इसका मतलब समझ जाइए कि वोल्टेज रेगुलेशन सही नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि डिम हो। ऐसे ही आपको सोचना है, रटना नहीं है चीज़ों को। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, नो आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की बजाय HV एंड LV लिखी है। अब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के बीच में आइसोलेशन नहीं है तो ये डेंजरस है। ठीक, दूसरा, इसका लीकेज रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लीकेज इंपीडेंस कम है, तो शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा होगी यहां पर। ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, और AA जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो 3 या 4 से ज़्यादा होने पर मटेरियल की सेविंग उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से 3 या 4 से ऊपर का ऑटो ट्रांसफार्मर आप नहीं देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। यूज क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 3 है। 3 तो आप ध्यान में रखिएगा, 3 क्या 4। पहला, आपको दो डिफरेंट वोल्टेज को आपस में कपल करना है, जैसे वोल्टेज ऑफ टू डिफरेंट रेटिंग्स
कैन बी कनेक्टेड, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज अलग है, सेकेंडरी का अलग है, सीधी सी बात है। दूसरा, इसका यूज आप रेल से अगर सफ़र किए हों तो इलेक्ट्रिक लाइन में बीच बीच में आप देखेंगे 8-10 पोल के बाद एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होगा, तो उसको बोलते हैं एज ए बूस्टर ट्रांसफार्मर। उसका काम है वोल्टेज को क्या करना, मेंटेन रखना, वोल्टेज ज़्यादा कम ना होने पाए, ठीक है, एज ए बूस्टर ट्रांसफार्मर। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए इतनी लंबी लाइन है, ठीक, उसको एक कहीं सोर्स से वोल्टेज मिल रहा है। अब जगह जगह पर आपकी ट्रेनें चल रही हैं, ये ट्रेन है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर ये ट्रेन का मतलब लोड, ये अगर लोड है तो यहाँ से यहाँ तक में करंट फ्लो हो रही होगी, तो इस करंट की वजह से यहाँ पर ड्रॉप आ रहा होगा। तो यहाँ का अगर वोल्टेज V है तो यहाँ का वोल्टेज कभी भी V नहीं होगा, हमेशा कम होगा, तभी तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट फ्लो हो रही है। सिमिलरली आगे वाले का कम होगा, और आगे और आगे, तो आगे आगे तक जाते जाते इतना कम हो जाएगा कि ट्रेन को जो मोटर लगी है उसको, इंडक्शन मोटर, वहां पर उसको सफिशियंट वोल्टेज नहीं मिल पाएगा कि वो स्टार्ट हो पाए। तो जगह जगह क्या कर देते हैं, वोल्टेज को अप करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर। खंबे के बगल में, ट्रेन से आप खिड़की से देखेंगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखेंगे लगे रहेंगे, ऐसे निकला रहेगा। उनका काम क्या है, वोल्टेज को अप करना, ताकि करंट की वजह से लॉसेज यहाँ पर कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या होती है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण ही तो फ्लो होगी, ठीक। तो एज ए बूस्टर ट्रांसफार्मर। तीसरा, आगे आप पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। चौथा, आपने ओसी और एससी टेस्ट पढ़ा है, तो वहां पर वेरिएबल एसी सप्लाई के लिए वेरियाक के रूप में, वेरियाक का मतलब वेरिएबल एसी सप्लाई, वेरियाक के रूप में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये इसके क्या हुए, एप्लीकेशन हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जब नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हो जाएं, N1 N2 इक्वल हो जाएं, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक में बहुत यूज होता है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो 2 वाइंडिंग का करते हैं जनरली, ऑटो ट्रांसफार्मर का नहीं करते, लेकिन ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 वाइंडिंग में आएगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का, ठीक। ऑटो ट्रांसफार्मर में यही 3-4 एप्लीकेशन है, ये चौथा है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। ये तो छोड़िए, अब न्यूमेरिकल कल बताएंगे, लेंदी हो रहा है आज, ठीक है। आज थ्योरी पढ़िए, कल न्यूमेरिकल करेंगे, 2 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए और शॉर्टकट में ढूंढिएगा, ठीक है। धन्यवाद।